हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के आए मिसलेनियस के सारे प्रश्न। इसमें आपका इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड है और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बुल्क कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ़ नहीं है। बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ़ नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सुकन्या समृद्धि योजना, ये आपका कब स्टार्ट हुआ था? 22 जनवरी 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। तो सबसे पहले आपका चौथा आएगा, इसके बाद आपका आएगा मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। फिर आपका आएगा सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 और सबसे आखिरी में आएगा अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। तो सही क्या होगा? 4, 3, 1, 2। तो गिवन ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है आपका, तो यूपी पीसीएस ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले चौथा होगा, फिर आपका तीसरा होगा, फिर पहला होगा, फिर दूसरा होगा। तो कोई भी ऑप्शन ऐसा आपका यहाँ पे गिवन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य था, तो 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य था 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो नागालैंड। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपका है उद्योग, दूसरी तरफ केंद्र। तो जो खेल का सामान है ये आपका केंद्र का है मेरठ में, तो एक आपका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। दिया सलाई का आपका केंद्र है बरेली में, तो बरेली कहाँ है? चौथे नंबर पे। तो
तो बी का आपका क्या हो जाएगा चौथा। पीतल का सामान, ये आपका हो जाएगा मुरादाबाद, तो सी का आपका क्या हो गया पहला। और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, तो डी का आपका क्या हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है 3 4 1 2, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 9। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक अनस्किल्ड लेबर की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। तो जब क्वेश्चन पूछा हुआ था तो उससे हमें मतलब नहीं है, उस समय आपका था 7400 प्रति माह। हम लोग देखेंगे जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी है 30 सितंबर 2024 तक, तो अनस्किल्ड के लिए कितना है 10,648, 410 रुपये पर डे। और सेमी स्किल के लिए कितना है 11,713, और स्किल्ड के लिए कितना है 13,150। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आगे जैसे भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा कितना चेंज हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो हमें 2017 से मतलब नहीं है, हम लोग देखेंगे 2024 के बारे में। तो 2024 में भारत की रैंक है 109, स्कोर कितना है तो 63.99 या अप्रॉक्स बोल सकते हैं 64 बोल सकते हैं। ये आपका 9th एडिशन आया हुआ है जो सतत विकास लक्ष्य 2024 आया है। ये कौन सा एडिशन था, तो 9वां एडिशन आया है। इसको रिलीज कौन करता है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ये भी याद रखना है। किसने टॉप किया है 2024 में, तो फिनलैंड ने टॉप किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को फ्यूचर वर्ग में 2017 का डैन डेविड पुरस्कार दिया गया था, तो हमें 2017 से मतलब नहीं है। 2017 में दिया गया था, उनका नाम था श्रीनिवास कुलकर्णी, लेकिन हमें 2017 से मतलब नहीं है, हम लोग देखेंगे 2024 के बारे में। तो डैन डेविड प्राइज 2024 में 9 हिस्टोरियन को मिला है जिनमें एक भारतीय है। डैन डेविड प्राइज 2024 में 9 हिस्टोरियन को मिला है जिनमें एक भारतीय है और उनका नाम है त्रिपुर दमन सिंह। त्रिपुर दमन सिंह, अच्छा कहाँ से है, तो यूपी से है। यूपी में कहाँ से है, आगरा से है, और रानी पक्षालिका सिंह के बेटे हैं जो विधायक है शायद अभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपका यूपी पीसीएस में आएगा क्वेश्चन। डैन डेविड प्राइज 2024 में 9 हिस्टोरियन को मिला है जिनमें एक भारतीय है, उनका नाम क्या है, त्रिपुर दमन सिंह। कहाँ से है, कौन से राज्य से है, यूपी से। यूपी में कहाँ से, आगरा से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2016 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो हमें 2016 से कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के लिए दिया गया है, किसे दिया गया है, प्रभा वर्मा को। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के लिए प्रभा वर्मा को दिया गया है उनके नोवेल रौद्र सात्विकम के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किन्हें दिया गया है, प्रभा वर्मा, उनके नोवेल रौद्र सात्विकम के लिए। और 32वां दिया गया था 2022 के लिए शिव शंकरी को, तमिल राइटर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस 2017 की विषय वस्तु है, तो हमें मतलब है 2024 है। तो 2024 का थीम क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। कब मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 11 जुलाई को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा 2017 में प्रकाशित विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वांग रूप से सर्वाधिक प्रसन्न है, तो हमें 2017 से मतलब नहीं है। हम लोग क्या देखेंगे, 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 देखेंगे। भारत की रैंक कितनी है, भारत की रैंक कितनी है 126। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 आया हुआ है, इसमें भारत की रैंक कितनी है
इसमें भारत की रैंक है 126। भारत का स्कोर कितना है? तो 4.036। 2023 में भी सेम ही था रैंक, तो कोई चेंज नहीं आया हुआ है रैंक में, ये चीज़ आपको याद रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, भारत की रैंक 126, स्कोर 4.036। टॉप पे कौन रहा? टॉप पे आपका फिनलैंड रहा लगातार 7वें साल, ये भी याद रखना है। और अगर युवा लोगों की बात की जाए जिनका एज 30 या लेस देन 30 है, इसमें भारत का स्थान है 127। ठीक है, हो सकता है एग्जाम क्वेश्चन को टफ करने के चक्कर में पूछ सकता है। युवा लोगों में जिनमें एज आपका लिया गया है 30 या 30 साल से कम, तो इसमें भारत की रैंक है 127। और ओल्ड एज की बात करें जिसमें एज 60 या उससे ऊपर है, तो इसमें है भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 121वें स्थान पे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 126, स्कोर 4.036 है। और ये जो रैंकिंग है 2021 से 23 के एवरेज में वेस्ट है। चीन है, चीन की रैंक है 90, नेपाल 93, पाकिस्तान 108, बांग्लादेश 129। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? तो सही आंसर क्या होगा? 1995। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1995। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1995 में कोपेनहेगन में हुआ था विश्व शिखर सम्मेलन, और यहाँ दो रूपों को परिभाषित किया गया। एक है आपका परम गरीबी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और एक है समग्र गरीबी, ओवरऑल पॉवर्टी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो पिछले क्वेश्चन में बताया था कोपेनहेगन, डेनमार्क में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं स्वार्थी है, अतएव मैं यह अनुमान क्यों न लगा लूं कि मनुष्य स्वार्थी है, इसमें निहित कौन सा तर्क दोष है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अवैध सामान्यीकरण। अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं स्वार्थी है, अतएव मैं यह अनुमान क्यों न लगा लूं कि मनुष्य स्वार्थी है, इसमें निहित कौन सा तर्क दोष है? तो अवैध सामान्यीकरण, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये क्या होता है? जब सीमित अनुभव या विश्वासों के आधार पर सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया जाता है तो वहाँ अवैध सामान्यीकरण दोष होता है। अब ये बोल क्या रहा है कि अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं स्वार्थी है। कुछ लोग मिले होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग भी इसने अनुमान लगा लिया कि नहीं, सभी मनुष्य ही स्वार्थी है। जब सीमित अनुभव या विश्वासों के आधार पर सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया जाता है तो वहाँ अवैध सामान्यीकरण दोष होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। तो ये यहाँ पे आपका होगा, कौन सा दोष हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा अर्थांतर दोष, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब संस्तुत न करते, इसमें निहित तर्क दोष है। तो इसमें कौन सा तर्क दोष है? अर्थांतर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। देखो, डॉक्टर के कहने का तरीका कुछ अलग होगा तो अर्थ का डिफरेंस है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अर्थांतर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर है, अतएव इसमें राजनीति के लिए स्थान नहीं है, इसमें निहित कौन सा तर्क दोष है? तो इसमें भी आपका होगा अर्थांतर, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 13 एक संख्या है, 6 और 7 13 होते हैं, अतएव 6 तथा 7 एक संख्या है, इसमें निहित कौन सा तर्क दोष है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चतुष्पदी,
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शेक्सपियर के सभी ग्रंथ एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते हैं। हैमलेट शेक्सपियर का एक ग्रंथ है, अतएव हैमलेट एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता है। इसमें निहित कौन सा तर्क दोष है? तो जिसे प्रमाणित करना है उसे ही आधार के रूप में मान लेना, ये आपका होता है आत्माश्रय दोष, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन भी इसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखो आधार क्या है, शेक्सपियर के सभी ग्रंथ एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते हैं। तो इसी के बेस पे वो बोल रहा है कि हैमलेट शेक्सपियर का एक ग्रंथ है, अतएव हैमलेट एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता है। तो जिसे प्रमाणित करना है उसे ही आधार रूप में मान लेना आत्माश्रय दोष कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाई चार्ट का वैकल्पिक चार्ट है तो सोपान दंड, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विविक्त चर तथा सतत चर दो प्रकार है, तो किसके है? परिणात्मक वर्गीकरण के, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विविक्त चर तथा सतत चर दो प्रकार है परिमाणात्मक वर्गीकरण के, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक वृत्त जिसमें त्रिज्या खंड विभिन्न परिणामों को निरूपित करता है क्या कहा जाता है? तो पाई चार्ट, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की निम्न और उच्च सीमाएं क्रमशः 10 और 40 है तो वर्ग का मध्य बिंदु क्या होगा? तो 10 + 40/2 कितना हो जाएगा? 25, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताइए। तो साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रिया में सुझाए गए बिंदुओं के 3 महत्वपूर्ण बिंदु जो उन्होंने सुझाया था साइमन ने, तो साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में सुझाए गए बिंदुओं के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। बुद्धिपूर्ण क्रिया, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, अविकल्प क्रिया, डिजाइन एक्टिविटी, और चयन क्रिया, चॉइस एक्टिविटी। जो आपका चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, तदात्मीकरण क्रिया, आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी, ये आपका पहले का हिस्सा है, मतलब इंटेलिजेंस एक्टिविटी का ही भाग है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है तो प्रकाश डालना, प्रदीपन, ऑप्शन डी ने अनुमान लगाना। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है अनुमान लगाना, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब बोला जाता है ना कि 80% चांस है कि बारिश हो सकती है, तो बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहज ज्ञान निर्णय अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है। जो सहज ज्ञान निर्णय है अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है? तो निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णयन प्रक्रिया में निहित है तो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस कथन पर विचार कीजिए। विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालयों को बहुत समय लगता है,
निम्नलिखित में से कौन क्रिया विधि सर्वाधिक उचित है? नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। पहला आपका क्या है? न्यायालय को त्वरित निर्णय देने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है? अपने विभागों के विवादों को निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देने चाहिए, तो सेकंड भी आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 तथा 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है? तो चयनात्मक कूट संकेतन भी है, चयनात्मक तुलना भी है, चयनात्मक संयुक्ति भी है, चयनात्मक भंडारण नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक एवं नियंत्रक। एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती है, कौन कौन सी? तो प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक एवं नियंत्रक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधोलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है? तो जाता वैयक्तिक होना, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संचार में निस्पंदन नोड के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? तो शॉर्ट सर्किटिंग, लघु परिधिकरण। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसे क्या कहते हैं? निर्णय लेना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्णय लेना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? नियामक नियम। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संचार प्रक्रिया में निम्नांकित में से कौन सा चरण पहले आता है? तो कूट लेखन, इनकोडिंग। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा सामाजिक कौशल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा समझौता पाने की अक्षमता। निम्नलिखित में कौन द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है? तो समझौता पाने की अक्षमता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंधन व्यक्त करने में नहीं किया जाता है? तो संगठनात्मक कौशल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो सही आंसर यहाँ पे होगा नियंत्रण। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो नियंत्रण। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान है, एक गलत है। दूसरा क्या है? व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना क्या होती है? समानुभूति है। तो हाँ, बी केवल सेकेंड आपका यहाँ पे सही है। तो समानुभूति क्या होता है? इम्पैथी बोलते हैं इंग्लिश में इसे। तो जो समानुभूति है इसमें दूसरे की भावनाओं, समानुभूति में दूसरे की भावनाओं या अनुभूतियों को समझने एवं उन्हें महसूस करने की क्षमता होती है। तो समानुभूति क्या है? दूसरे की भावनाओं या अनुभूतियों को समझने एवं उन्हें महसूस करने की क्षमता। इम्पैथी समानुभूति होता है, इसमें भावनाओं का संप्रेषण नहीं होता है। और जो आपका सिंपैथी होता है, सहानुभूति बोलते हैं हिंदी में, इसमें दुखी व्यक्ति से अपने को जोड़ते हुए अपनी भी भावनाएं उस व्यक्ति तक प्रेषित की जाती है। तो ये डिफरेंस होता है एम्पैथी और सिंपैथी में।
तो पहला आपका गलत हो गया, सेकेंड आपका सही है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो, केवल 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन है? तो तुम और हम, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अशाब्दिक संचार में निहित है, सही आंसर क्या होगा? देहभाषा, मुखी अभिव्यक्ति एवं लहजा, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? तो विश्वास बनाने में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।